संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में तो दुनिया साथ होती है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं आज 8 अक्टूबर 2023 विशेष रूप से करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स में हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो दोस्तों फटाफट से इस सेशन को आप शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के लिए। सुबह 6:30 बज रहे हैं और ये क्लास आप लगातार है ना उठते ही फ्रेश मूड के लिए क्लास ले रहे हैं और अच्छा मूड रहेगा दिन भर आपका। चलिए आपका दिन अच्छा हो, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। दिशा ई राइज करंट अफेयर्स में पहला जो प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है वो है एक बहुत ही धार्मिक प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि सरकार ने हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, कि सरकार ने हाल ही में किस समाज के लिए राजस्थान श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन किया है। भाई राजस्थान श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने कर दिया है। कौन सरकार ने कर दिया? भाई राजस्थान सरकार ने कर दिया है। यह है जैन धर्म के लिए। भाई श्रमण संस्कृति बोर्ड किसके लिए है? जैन धर्म की जो समाज है, संस्कृति है, संत है और पुरातात्विक महत्व है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी समस्या है कि लगातार जैन समाज के तीर्थों पर, संतों पर जो आक्रमण हो रहे हैं, जो अतिक्रमण हो रहे हैं, उससे समाज चिंतित है और उसी समाज की डिमांड पर जैन श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन हो चुका है। ठीक है, तो ये जैन समाज के लिए हुआ है भाई मित्रों, श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन। तो याद रह जाएगा, बहुत सरल, सिंपल और नॉर्मल सा प्रश्न है। अभी कुछ समय पहले ही ये जैन समाज के लिए श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन हुआ है ना। सरल सा प्रश्न है और सरल से हम कुछ अच्छे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और अभी भाई मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने 3 नए जिलों की घोषणा की है। कितने नए जिलों की घोषणा की है? 3 नए जिलों की घोषणा की है। वो 3 नए जिले हैं कौन से? भाई ध्यान दीजिएगा, जो 3 नए जिलों की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वो 3 नए जिले हैं कौन कौन से? एक सुजानगढ़ है, एक मालपुरा और एक कुचामन है। भाई सुजानगढ़ नया जिला बन चुका है, मालपुरा भी नया जिला बन चुका है जो टोंक जिले में आता था, और अभी हाल ही में नया जिला केकड़ी में शामिल हो रहा था, दूदू में शामिल हो रहा था। वही कुचामन, जो डीडवाना कुचामन एक साथ था, अब दोनों को अलग अलग कर दिया। देखो कुचामन, डीडवाना, सुजानगढ़ एक ही लाइन में 3 जिले बन गए और अब जिलों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। भाई इनका भी सीमांकन होना बाकी है, सीमांकन भी जल्दी हो जाएगा। 3 नए जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री जी गहलोत जी ने की है। और इसके साथ में ध्यान रखना आपको कि 3 नए जिले शामिल होते हैं, 53 जिले राजस्थान में हो जाएंगे। और 53 जिले कौन कौन से आप सभी को पता होना चाहिए वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर 3 जिलों की बात कर रहे हैं, सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन। ये 3 नए जिले अभी हाल ही में गहलोत जी ने बना दिए। भाई है ना, जिलों की तो बाढ़ आ रखी है, बाढ़ तूफान आ रखा है जिलों का। तो राजस्थान में जिले लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा प्रारंभ किया है? अरे कौन सा विश्वविद्यालय है वो जिसने गांधीवादी दर्शन में, कौन से दर्शन में भाई? गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा प्रारंभ किया है। तो याद रखना, जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, गांधी जी के अध्ययन केंद्र में जो अत्याचारों से लड़ने के लिए सत्य और अहिंसा का हथियार देने वाले श्री राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी हैं, उनके दर्शन का पाठ पढ़ाने का निर्णय किया है। तो वो विश्वविद्यालय है राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसने गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा आरंभ कर दिया है। अब आप गांधीवादी दर्शन में भी डिप्लोमा कर सकते हैं, बिना टेंशन के, बिना झिझक के आप ये काम कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट से। फटाफट सुबह सुबह आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाए। एससी करंट जी के राजस्थान में 29वां कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जा रहा है, उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये 29वां कौन सा है? 29वां कंजर्वेशन रिजर्व कहां स्थापित करने की अधिसूचना जारी हुई है? ध्यान रखना, राजस्थान में अभी हाल ही में 3 नए कंजर्वेशन एरिया घोषित किए गए हैं। खास बात ध्यान रखना, जोधपुर जिले में खींचन में कुरजा पक्षी के लिए देश का पहला संरक्षित क्षेत्र घोषित होने जा रहा है। यह अधिसूचना जारी हुई, इसके साथ ही राजस्थान में अब 29 संरक्षित एरिया हो जाएंगे। यानी राजस्थान में संरक्षित एरिया कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो जाएंगे? 29। कितने हो जाएंगे भाई? 29 कंजर्वेशन एरिया हो जाएंगे, है ना। आपको ध्यान में रखना है इस बारे में। 3 नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरिया कौन कौन से? एक तो जोधपुर जिले का खींचन है, एक तो कौन सा भाई? जोधपुर जिले का खींचन है ना। एक भीलवाड़ा जिले में हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है,
भीलवाड़ा तीनों की घोषणा हुई है। एक 12 जिले में सोर्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व है ना, और ये 29वां है। 12 जिले में सोर्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व, हालांकि तीनों की अधिसूचना एक साथ जारी हुई है, लेकिन भाई जोधपुर जिले का खींचन, फिर भीलवाड़ा जिले में हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है, और सबसे लास्ट में 12 जिले में सोर्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व है। इस तरह से भाई 3 कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित करने के साथ ही 29 नए यानी 29 कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में हो जाएंगे। खास बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम बात करें एक की जोधपुर जिले के खींचन की बात करें तो जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में आता है। खींचन कहाँ आता है भाई? जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में आता है। कहाँ आता है? फलोदी तहसील में, है ना। यहाँ पर भाई ऊर्जा के लिए देश में पहली बार कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। 3 साल से लगातार प्रयास हो रहे थे, कई बार प्रयोग जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ा और अब जाकर इसे मूर्त रूप मिल चुका है। ध्यान रखना है आपको, मैं आपको एक सामान्य सी जानकारी बताऊं कि हर साल सर्दियों में 40,000 कुर्जा पक्षी यहाँ पर आते हैं। सर्दियों में, हर साल सर्दियों में भाई 40,000, कितने? 40,000 कुर्जा पक्षी यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं भाई, मेहमान बन के आते हैं। और कई बार हम देख सकते हैं कि यह पक्षी को इतना अच्छा लगता है ये क्षेत्र, यहीं पर रुक जाते हैं, वो पूरी सर्दी की सीजन में यहीं पर निवास करते हैं, और पर्यटक भी इन्हीं पक्षियों को देखने के लिए हजारों की संख्या पर यहाँ उमड़ पड़ते हैं, है ना। और वैसे कुर्जा में बताऊं आपको कि साइबेरिया से आती है, उत्तरी रूस से आती है, यूक्रेन से आती है, अफगानिस्तान से आती है, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके कुर्जा पक्षी यहाँ पर पहुंचते हैं भाई। और यहाँ पर कई लोग हैं जो यहाँ पर इन पक्षियों की सेवा करते हैं भाई, इनका विशेष ध्यान रखते हैं, है ना। अब बात करें हम भाई कंजर्वेशन रिजर्व से क्या फायदा होगा, तो जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो आरक्षित और संरक्षित वन है भाई, ये जो कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये क्या करते हैं? इन सभी के बीच में बफर जोन का काम करते हैं। इनके बीच में अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच का, है ना। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान होंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे, एक तरफ आरक्षित और संरक्षित वन होंगे। इनके बीच का जो बफर जोन का काम है वो कौन करेंगे? कंजर्वेशन रिजर्व है, इनके बीच का बफर जोन का काम करते हैं भाई। यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं या किसी भी प्रकार की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं या खनन गतिविधियां हैं उनकी अनुमति नहीं दी जा सकती। ध्यान रखना आपको भाई, वन्य जीवों को इन कंजर्वेशन रिजर्व में पूरी सुरक्षा दी जाती है, पूरी सुरक्षा कंजर्वेशन रिजर्व में मिलती है वन्य जीवों को। ठीक है भाई, क्लियर है मामला। अब देखो ये तो हो गया भाई 12 जिले का सोर्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व, 29वां कंजर्वेशन रिजर्व अपना बनने जा रहा है। अब बात करते हैं अगला, 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 का शांति का नोबेल पूछा है भाई, अलग अलग नोबेल मिले हैं लेकिन शांति का नोबेल किसे मिला? तो ईरान के एक कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी, है ना, जो महिलाओं के उत्पीड़न के लिए, उनकी लड़ाई के लिए, उनके मानवाधिकारों के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, है ना। और रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो नरगिस मोहम्मदी है जो ईरान के हैं, कहाँ के भाई? ईरान के लिए इन्हें शांति का नोबेल मिला है। इन्होंने क्या काम किया है ये ध्यान रखना। ईरानी जो महिलाएं हैं, ईरान में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, उन सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा। अब बात करते हैं कि भाई 2022 में नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो किसे मिला था? ये तो 2023 का है, 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं मिला है। लेकिन 2022 की बात करें तो बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता थे एलेस बाइलियात्स्की। ध्यान रखना, एलेस बाइलियात्स्की जो थे उनको मिला था। कौन है? एलेस। कई बार प्रश्न क्या है कि घुमा कर दे देते हैं, हमें ध्यान रखना होगा। एलेस बाइलियात्स्की जो है वो बेलारूस के है ना, इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही आपको पता है साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा, इनके लिए भी पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। आपको ध्यान में रखना होगा नरगिस मोहम्मदी का जो शांति का नोबेल पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है, नरगिस मोहम्मदी, ये नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए।
है ना। अभी ईरानी प्रदर्शनकारियों ने एक अपना आदर्श वाक्य बनाया था, वुमेन लाइफ फ्रीडम, आपको याद हो तो, वुमेन लाइफ फ्रीडम, है ना। ये नरगिस मोहम्मदी के संघर्ष के लिए, उनकी कार्यों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया था, वुमेन लाइफ फ्रीडम। ठीक है भाई, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम फटाफट से बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न आने वाला है, वो है किस बोर्ड का नाम बदलकर, किस बोर्ड का नाम बदलकर यादे माता बोर्ड किया गया है। कौन सा नाम किया गया भाई, यादे माता बोर्ड किया गया है। इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था प्रजापति समाज ने। कौन समाज ने भाई, प्रजापति समाज ने लगातार संघर्ष किया। ऐसा संघर्ष था कि भाई एक तरह से माटी कला बोर्ड का नाम शिल्प कला बोर्ड किया गया, माटी कला बोर्ड को शिल्प कला बोर्ड में शामिल कर दिया गया था। हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए प्रजापति समाज के, उन्होंने कहा भाई यादे माता के नाम पर रखो, और मुख्यमंत्री ने सुनी और तुरंत प्रभाव से श्री यादे माता, श्री यादे माता कला, यादे माता बोर्ड इसका नाम रख दिया। तो ध्यान रखना, माटी कला बोर्ड का नाम ही श्री यादे माता बोर्ड रखा गया है। याद रह जाएगा सभी को, बहुत सिंपल प्रश्न है, सरल प्रश्न है, आपको नॉर्मल वे में ध्यान रखने होंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं भाई, कि भारत ने एशियाई खेलों में 100वां पदक किस खेल में प्राप्त किया। भारत ने एशियाई खेलों में 100वां पदक किस खेल में प्राप्त किया। अभी हाल ही में 100वां पदक प्राप्त किया। 72 सालों में ऐसा पहली बार हुआ, याद रखना, 72 ईयर्स में 72 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीते हैं। भारतीय दल ने एशियाई खेलों में 100 पदक अपने पूरे कर लिए। याद रखना कि जब महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे, ध्यान रखना कौन सी ताइपे, चीनी ताइपे को शनिवार को एक रोमांचक फाइनल में मुकाबले में कबड्डी में, ध्यान रखना 26-25 से हराकर, कितने से 26-25 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया, गोल्ड मुकाबला जीत लिया भाई, गोल्ड मेडल जीत लिया, है ना। और इस तरह से एशियाई खेलों में भारत ने शतक लगा दिया। क्या लगा दिया, शतक। ऐसा 72 सालों में, है ना, आजादी के भाई साहब। तो ध्यान रखना 72 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय महिला खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। महिला कबड्डी टीम ने भाई साहब 26-25 के हिसाब से चीनी ताइपे को हरा करके गोल्ड अपने नाम कर लिया। भारत के 100 मेडल पूरे हो चुके हैं, ये आप ध्यान में रखना। कितने मेडल पूरे हो चुके हैं, 100 मेडल पूरे हो चुके हैं भाई, चीनी ताइपे को हरा करके ऐसा किया है। अगला है करणी चारण डिंगल साहित्य शोध बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थापित किया जाएगा। अभी हाल ही में भाई साहब विभिन्न भाषाओं को और साहित्य को प्रोत्साहन और संरक्षण देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक कदम यह भी है कि करणी चारण एवं डिंगल साहित्य शोध संरक्षण विकास बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दे दी है। इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 9 गैर सरकारी, 5 सरकारी सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 9 गैर सरकारी सदस्य होंगे और 5 सरकारी सदस्य होंगे। 5 क्या होंगे भाई, सरकारी सदस्य होंगे। कुल मिलाकर के श्री करणी चारण डिंगल साहित्य शोध बोर्ड इस तरह से बन गया। मुख्यालय इसका कहां रखा गया है, जयपुर में। कहां रखा गया भाई, जयपुर में। तो ध्यान रखना श्री करणी चारण डिंगल साहित्य शोध बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया है, जयपुर में स्थापित किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 9 गैर सरकारी सदस्य और 5 सरकारी सदस्य होंगे। बस इतनी सी सामान्य सी बात है, माथापुरी वाली बात भी नहीं है कि भाई हमें याद नहीं हो। बहुत सरलता से ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे भाई, है ना। यानी जैसे ही 7 बजेंगे ये सारे प्रश्न आपके माइंड में फिट बैठ जाने चाहिए कि भाई अगला जबरदस्त प्रश्न है, दिखने में मोटा है लेकिन है बहुत छोटा। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनिएल हुइलियर को रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से भौतिक में 2023 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये उन्हें किस कार्य के लिए दिया गया है, यानी भौतिक पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी को मिला है, भौतिकी में नोबेल, पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंक क्रूज को और एनिएल हुइलियर को। 3 आदमी है।
कौन कौन है? पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनिएल हुइलियर। याद रह जाएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनिएल हुइलियर। इन्हें 2023 का भौतिकी में नोबेल दिया जा रहा है संयुक्त रूप से। ध्यान रखना, यह पुरस्कार किस लिए मिल रहा है? जो इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता है भाई, उसके अध्ययन के लिए जो प्रकाश के एटोसेकंड पल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए जो प्रकाश के एटोसेकंड पल्स है, उनको उत्पन्न करने के लिए इन्होंने एक विशेष प्रोजेक्ट तैयार किया, एक विशेष प्रयोगात्मक विधि खोजी थी। तो ध्यान रखना, एटोसेकंड पल्स स्टडी का याद रखना। और वो भी किसके लिए? इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के अध्ययन करने, इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन करने के लिए जो प्रकाश के एटोसेकंड पल्स है, उनको उत्पन्न करने वाली जो प्रयोगात्मक विधि है, उसकी खोज की थी इन्होंने। एटोसेकंड पल्स स्टडी, ध्यान रखना, एटोसेकंड पल्स जो है उनको उत्पन्न करने के लिए प्रयोगात्मक विधि की खोज की थी। इस क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनिएल हुइलियर को। याद रह जाएगा, तीनों नाम आप अच्छे से याद रखना भाई। कौन कौन से नाम है तीनों? पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनिएल हुइलियर, फेरेंक क्रूज, पियरे एगोस्टिनी। में बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। और इन्हें रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज ने संयुक्त रूप से भौतिकी 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया है भौतिकी क्षेत्र में। किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए जो एटोसेकंड पल्स हैं, उनको उत्पन्न करने के लिए, या उनको उत्पन्न करने के लिए जो प्रयोगशाला विधि है इन्होंने जो खोजी है, प्रयोगात्मक विधि खोजी है, उसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कोविड-19 महामारी के दौरान टीकों का तेजी से विकास के लिए मेडिसिन 2023 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फिर ये मेडिसिन के क्षेत्र में भाई साहब ध्यान रखना, कोविड-19 वैक्सीन के लिए कारिको और विस्मैन दो आदमी है। कारिको, विस्मैन, कैटालिना कारिको और विस्मैन, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को मिला है ना। कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन के लिए बहुत बड़ी खोजें की थी भाई साहब, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है भाई स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। नॉर्वेजियन लेखक जॉन फ्रांसे को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये लो, नॉर्वेजियन लेखक, नाम ही आ गया लेखक। भाई जॉन फ्रांसे, साहित्य का नोबेल मिलेगा इन्हें? साहित्य का नोबेल मिलेगा, क्यों? लेखक ही नाम आ गया प्रश्न में, तो आप वैसे ही समझ गए। 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो चुका है, और उस ऐलान में याद रखना नॉर्वेजियन लेखक है जॉन फ्रांसे, इनको पुरस्कार दिया गया है। क्यों? उनके नाटक, खास करके ध्यान रखना भाई, उनके नाटकों में इन्होंने यूं कहें कि ऐसी भावनाओं को इन्होंने आवाज दी है। याद रह जाएगा वैसे तो नॉर्मल वे में। तो साहित्य के क्षेत्र में नॉर्वेजियन लेखक जॉन फ्रांसे को यह पुरस्कार मिला है भाई। हालांकि और भी पिछले पुरस्कार है जिनकी चर्चा करें 2022, 2019, 2020 की, लेकिन उससे पहले आपको ये याद रह जाए तो काफी अच्छा रहेगा, है ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा था जिन्हें कहते हैं फ्रांसे मिनिमलिज्म। फ्रांसे मिनिमलिज्म में यहां बता देता हूं आपको, फ्रांसे, ये इनकी शैली कहलाती है, ये इनकी शैली है भाई, लिखने की जो शैली है उपन्यासों को, है ना। यूं कहें कि इनका एक दूसरा उपन्यास है स्ट्रेंग्ड गिटार, उनके रूप में ही फ्रांसे मिनिमलिज्म की शैली को देखा जा रहा है ना। ये अपनी लेखनी में जो कष्टप्रद भावनाएं हैं उनको शब्दों में जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें सामान्य तौर पर लिखना मुश्किल होता है, उनको ये लिख रहे हैं। क्यों? इन्होंने लिखा, इन्होंने अपनी स्ट्रेंग्ड गिटार में लिखा था कि उनकी नौजवान माँ कूड़ा करकट फेंकने के लिए भाई अपने फ्लैट से बाहर निकलती है। इन्होंने जो वाकया लिखा वो बहुत ही ज्यादा मार्मिक था, है ना। खुद को बाहर बंद कर लेती है,
उसका बच्चा अभी भी अंदर है, उसे जाकर मदद मांगता है, लेकिन ऐसा करने में वह असमर्थ है क्योंकि वह अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती, जबकि वह खुद को, ध्यान रखना, एक यूं कहे कानून के सामने पाती है। अंतर स्पष्ट है भैया। ये जो फांसे हैं वो रोजमर्रा की स्थितियों को स्पष्ट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बताया है कि जिसे तुरंत हम पहचान सकते हैं। इसलिए साहित्य क्षेत्र में नॉर्वेजियन लेखक जॉन फांसे को कोई पुरस्कार मिला है मित्रों, याद रह जाएगा। साहित्य क्षेत्र में नॉर्वेजियन लेखक फांसे को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला है एशियन गेम्स में किस देश को पराजित करके भारत ने गोल्ड जीता। अभी हाल ही में भाई साहब किस देश को पराजित करके भारत ने गोल्ड जीता है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। मैं आपको सामान्य रूप से बता रहा हूं कि ज्योति सुरेखा का आपने सुना नाम है, ज्योति सुरेखा, जिन्होंने भैया जीता गोल्ड है जबरदस्त तरीके से। याद रखना इन्होंने किया क्या है, सबसे खास बात आपको जो ध्यान में रखनी है, ज्योति सुरेखा जिन्होंने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ज्योति सुरेखा ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत इवेंट के गोल्ड मेडल में दक्षिण कोरिया की सो चाइवोन को हराया है। 149-145 के अंतर से उन्होंने मात दिए, दक्षिण कोरिया को हरा करके भाई साहब भारत ने गोल्ड जीत लिया है। तो गोल्ड की तो भारत में वैसे ही बरसात हो रही है, हम 100 गोल्ड पूरा कर चुके हैं कबड्डी की टीम के साथ, चीन ताइपे को हरा करके। चलिए मित्रों, ये थे मुख्य आज के प्रश्न, और अब टाइम हो रहा है, आप भी शायद विद्यालय जाएंगे या अन्य जगहों पर अपने वर्क प्लेस पर जाएंगे या लाइब्रेरी में जाएंगे, और आपको बहुत अच्छे से ये चीजें कवर हो जानी चाहिए, ये हम आशा करते हैं। आज्ञा दीजिए मित्रों, फिर से हम मिलते हैं अच्छी क्लास के साथ कल सुबह वापस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सॉरी, लाइक करें, कमेंट करें।